नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी, तो आपको पढ़ना पड़ता है आर्थिक भूगोल के बारे में यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पिछले कई वर्षों में लगातार यही क्वेश्चंस आ रहे हैं परीक्षाओं में। आज का जो वीडियो है इतना खास होने वाला है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक कंप्लीट क्लास मानी जा सकती है आपके लिए, और आप अपनी परीक्षा में जाकर के काफी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। 2026-27 का यह मॉडल पेपर है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाला होगा यह लेक्चर। तो एक प्रकार से महामैराथन क्लास भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्लास के माध्यम से ना केवल आप एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बल्कि समस्त उन टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि पिछले 3-4 वर्षों में परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। एक एक प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ बताऊंगा, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपके आते हैं जिनकी संख्या आपकी 10 होती है और उनको केवल आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। 1 या 2 नंबर का, 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको घबराना नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर बारीकी के साथ आपको बतानी होती है। थोड़ी बहुत फैक्चुअल बातें होती है यहाँ पर, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, आराम से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट ये मेरे चैनल का नाम है जो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और दूसरा चैनल हमारा है जहां पर मैं को करिकुलर कोर्स की तैयारी करवाता हूं। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। इस चैनल के माध्यम से आपका जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के और भी सब्जेक्ट की तैयारी होती है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और हेल्पफुल होता है। अब आइए एक एक करके चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 10% की वीडियो आपको मिल जाएगी को करिकुलर की यहाँ पर, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में है, आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो भूगोल की वह शाखा है ये जो मानव की आर्थिक गतिविधियों, खास करके आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या शामिल है। जैसे आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन शामिल है किसी वस्तु का। जब वस्तु उत्पादित हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, विनिमय करना पड़ता है। विनिमय माने होता है एक्सचेंज करना पड़ता है, अदला बदली करनी पड़ती है। मान लेते हैं हमने गेहूं उत्पादन किया और किसी ने चावल उत्पादन किया, तो गेहूं से चावल को हमने बदल लिया, ये होता है वस्तु विनिमय। आजकल क्या है, आजकल मुद्रा विनिमय ज्यादा प्रचलन में रहता है। यह बात आप ध्यान दें, क्या प्रचलन में रहता है बेटा, मुद्रा विनिमय का प्रचलन आजकल ज्यादा रहता है, ठीक है। और उपभोग, उपभोग मतलब क्या होता है, जब विनिमय होगा तो उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उत्पादन, विनिमय और उपभोग, इन तीनों प्रक्रियाओं को, इन तीनों अवधारणाओं को मिलाएंगे तब जाकर के आपका आर्थिक गतिविधि बनती है। तो इन्हीं का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना होता है आर्थिक भूगोल। सरल शब्दों में इसी चीज को अगर कहें तो पृथ्वी पर मनुष्य अपनी आजीविका के लिए जो भी कार्य करता है उसका भौगोलिक अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। यानी किस जगह पर कौन सी चीजें अधिक हो रही हैं, किस जगह पर कौन सी चीजें कम मात्रा में हो रही हैं, इन सभी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बताया जाता है। आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है जो हमको यह बताती है कि कहां पर क्या पाया जाता है, ठीक है, और कि क्यों एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है विविधताएं आपको मिलती रहती हैं, उन्हीं विविधताओं का अध्ययन है ये। प्रोफेसर चिसोल्म नाम के एक भूगोलवेत्ता है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य, आर्थिक भूगोल का उद्देश्य उन भौगोलिक परिस्थितियों यानी ऐसे सिचुएशंस का अध्ययन करना होता है जो किसी वस्तु के उत्पादन और उसका वितरण, वितरण माने होता है बंटवारा, फैलाव, कहां कहां पाई जाती है वो वस्तु। तो किसी वस्तु का उत्पादन कितना होता है और कहां कहां पर उत्पादन होता है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है क्या, कौन सी, ये परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति को कहते हैं, ठीक है। इस ऐसी भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन करना इसका उद्देश्य होता है आर्थिक भूगोल का, जो किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण को प्रभावित करती है।
इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब इसको जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाऊं पहले प्रश्न को, देखें यहां पर 50 शब्द में ही बोला गया है उत्तर लिखने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे तक आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा डीपली बता करके, ताकि सरल शब्दों में आप अपने हिसाब से बना करके भी उत्तर लिख पाए। जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी का अध्ययन करना ताकि यह पता चल सके कि वहां कपास की खेती होगी या गेहूं की खेती होगी। जैसे कि अगर काली मिट्टी निकलती है तो जाहिर सी बात है कपास की खेती की जाएगी, ठीक है। और अगर दोमट या बढ़िया मिट्टी मिलती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर, ठीक है, दोमट मिट्टी मिलती है या फिर आपकी, ठीक है, दोमट मिट्टी हो गई या फिर आपका जो है बढ़िया तरीके से चिकनी मिट्टी होगी, तो गेहूं चावल की खेती बड़ी जबरदस्त होती है, गेहूं और धान की। तो ऐसे में किसी क्षेत्र में मिट्टी और जलवायु की कोई के आधार पर यह पता लगाना कि उस स्थान पर क्या अधिक होगा, ठीक है। और आर्थिक भूगोल यही पता लगाता है कि किस स्थान पर किस चीज की अधिकता या किस चीज की जो प्रभावित करने वाले फैक्टर है वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल के एरिया में धान की खेती करना अच्छा माना जाता है, पंजाब में गेहूं की खेती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती करना उत्तम माना जाता है, दक्षिण भारत में कपास की खेती करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण आपको पता होगा कि जो ज्वालामुखीता की क्रिया के द्वारा जो लावा निकलता है उसके दौरान जब वो लावा ठंडा हुआ तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, ये आपको बता दूं सभी विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो मतलब लिखित होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव पेपर भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि अब की बार कुछ विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, राम मनोहर लोहिया वाले भी कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, हो सकता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी ऑब्जेक्टिव करवा ले। तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर भी मैंने 2 पेपर सॉल्व कर दिया है, एक को करिकुलर मास्टर पर आपको वीडियोज मिल जाएगा, एक शुक्ला स्टडी पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा आपका ठीक है आपका और तमाम सारे विश्वविद्यालय हो गया, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इलाहाबाद प्रोफेसर रज्जू भैया लखनऊ विश्वविद्यालय, तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय का तो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सभी का पेपर लिखने वाला होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। मेरे हिसाब से जहां तक है राम मनोहर लोहिया वाले भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है मुझे कि ये सब भी ऑब्जेक्टिव ही पूरा मोड में है कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया जाए, सम सेमेस्टर के और विषम सेमेस्टर के लिखित करवाए जाए, ये जहां तक है मुझे सुनने में आया हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव कौन कौन करवाएगा एकदम से क्लियर है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाएंगे जिनका नाम, लिखित वालों में आपका नाम जैसे कि महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय आपका लिखित करवा सकता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव करवाया है, ठीक है। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय भी ऑब्जेक्टिव आपको करवा सकता है, मतलब लिखित करवा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में नाम जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, मां शाकुंभरी सहारनपुर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका हो सकता है पार्टीश्वरी भी ऑब्जेक्टिव करवाए, चूंकि पहले सेमेस्टर में, वैसे फोर्थ सेमेस्टर अभी इसका मतलब कि जो भी होगा देखा जाएगा। हालांकि तो ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हालांकि पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्टिव भी मैं मत पढ़ाता हूँ, लिखित भी। ऑब्जेक्टिव का पेपर मैंने कई साल करवा दिया है, कुछ चीजें आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन समझते हैं जैव संसाधन को दोस्तों। जैव संसाधन, बायो रिसोर्सेज, वे संसाधन होते हैं जो मंडल यानी बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन पाया जाता है। ये संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें जीवंत रूप में प्रदान किए जाते हैं, प्रकृति के रूप से हमको मिले हुए हैं, ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। अभी उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझाएंगे आपको। जैसे इसके अंतर्गत मानव ये जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। पशु पक्षी जैव संसाधन है, मछलियां जैव संसाधन है, जंगल वनस्पतियां ये सब जैव संसाधन है जिसमें जीवन भी पाया जाता है। ये संसाधन नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल होते हैं, इनको एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट करके इकट्ठा रख सकते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि इनका प्रजनन और विकास संभव होता है। जबकि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब चीजें अनवीकरणीय संसाधन है, चूंकि इनका हम एक रूप से दूसरे रूप में बचा करके नहीं रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जंगल से मिलने वाली लकड़ियां या पशुओं से मिलने वाला दूध,
और मांस, ये सब जैव संसाधन के उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं। तो ये हो गया जैव संसाधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन से व्यापारिक पशुपालन क्या है, बताएंगे। व्यापारिक पशुपालन ऐसे पशुपालन जो कि व्यापार के लिए पाले जाते हैं, ठीक है, व्यापारिक पशुपालन कहलाता है। कमर्शियल कैटल रेनिंग पशुपालन की वह आधुनिक पद्धति होती है, व्यावसायिक पद्धति, जिसमें पशुओं को केवल परिवार की जरूरतों के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पाद करने के लिए, जैसे कि बहुत सारी गाय रख लेना और उसका दूध निकाल करके बेचना, बहुत सारे मुर्गे पालन कर लेना, बहुत सारे मछलियों का पालन कर लेना, बहुत सारे चीजों को पालन करके, सूअर को पालन करके या फिर उनका मांस बेचना, ठीक है, या फिर ऊन निकालना भेड़ पालन कर करके। तो ये सब होता है व्यापारिक जो है पशुपालन करना। इनको बेच करके लाभ कमाने के उद्देश्य से पाला जाता है। जैसे कि एक बागवानी फसलें होती है, इनको व्यापारिक फसलें भी कहते हैं, क्योंकि उनको बेच करके हम लोग अपनी जरूरत चीजों को खरीदते हैं, जैसे गन्ना, ठीक है, जैसे केला, जैसे कि कपास, इन सभी को बेचते हैं। मतलब कि हम जब बोते हैं तो ये हमारा जीवन निर्वाह कृषि में नहीं आता है, ये आपका एक व्यापारिक खेती होती है, गन्ना वगैरह, जिसको आप बेच करके अपनी जरूरत की चीजों खरीदते हैं, पैसा पाते हैं। तो यह एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है जिसमें विशाल फार्मों पर पशुओं के स्वास्थ्य और नस्ल का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उत्पादन उदाहरण के रूप में देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऊन के लिए बड़ी संख्या में भेड़ों को पाला जाता है। कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास इतना ऊन है कि अगर वो चाहे पूरी पृथ्वी को तो 7 बार लपेट दे, इतना ऊन इसके पास है, ऐसा कहा जाता है, हालांकि इतना होगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न समझने से पहले एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इसका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का पीडीएफ प्राप्त करना है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ प्राप्त करना है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त करना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए फीस है। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस के व्हाट्सएप पर मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही एसएमएस कीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर के नाम भी लिख करके भेजिएगा, 4th सेमेस्टर, ठीक है, लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का भी और ऑब्जेक्टिव वाला भी, को करिकुलर साथ में भी रहेगा, यानी सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। ये 100 रुपए फीस आपको जमा कैसे करें, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। या फिर जैसे ही आप जमा करेंगे आपको, या आप जैसे फीस जमा करेंगे आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। वैसे आपको लाइव क्लास यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, तो क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी, फ्री में अवेलेबल आपको तमाम सारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे, लेकिन इन सभी का जो पीडीएफ नोट्स होता है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो पीडीएफ नोट्स आपको जब फीस पेमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी का। एक आपके लिए और सस्ती चीजें कर दी गई कि अगर आपको 4th एंड 5th दोनों का एक साथ ज्वाइन करता जो बच्चा, वैसे 2 सेमेस्टर की फीस 200 रुपए हो जाती है, लेकिन ये 200 रुपए न रख करके उसके लिए केवल 150 रुपए, यानी 4th एंड 5th का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करेगा उसके लिए केवल 150 रुपए फीस लगेगी दोनों सेमेस्टर के लिए, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको जैसे आप सीरीज खरीदते हैं तो एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी कम से कम पड़ती है 60 रुपए की, तो 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज कितनी की हो जाएगी, कम से कम 300 रुपए पे खर्च होगी। ये 300 रुपए आपको नहीं खर्चा करने हैं। अगर आप दोनों सेमेस्टर की खरीदेंगे कम से कम आपका 500 या 600 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये 600 रुपए खर्च करना जरूरी है आपके लिए कि यह 150 रुपए में आपको सब कुछ पीडीएफ प्राप्त कर लेने हैं। और जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताता हूँ, आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, तो इतना कम फीस रखी गई, आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देर ना करें, तुरंत एसएमएस करें और जुड़ जाए। ये फीस आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं आगे और भी चीजों को जानने का प्रयास। आप ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और लिखित भी मिलेगा आपको, जैसा भी आपका पेपर हो रहा हो, जिस तरीके से आप बताएंगे उस तरीके से भेजा जाएगा। चौथा क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देश कौन कौन से हैं। देखिए, चावल उत्पादक देशों की अगर बात की संसार में, तो चावल विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन एशिया के देशों में होता है। विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में अगर देखा जाए चावल के या धान के, तो पहला नंबर पर आता है अपना चाइना, बगल वाला, ठीक है। दूसरे पर अपना इंडिया आता है, भारत, ठीक है। तो विश्व में प्रथम स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, भारत का है। और बाद में आप देखते हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में आपको चावल का उत्पादन मिलेगा। विशेष बात यह है इस क्वेश्चन की कि अनुकूल मानसूनी जलवायु की वजह से दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है अपना, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसको चावल की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी जलवायु है, बारिश होती है, क्योंकि चावल की फसल के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है।
और यहाँ पर बारिश होती है और चावल अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित होता है। ठीक है, तो चावल में नंबर 1 पर कौन है? भारत, चाइना है, भारत है, फिर उसके बाद में अन्य। चौथा क्वेश्चन, 5वां प्रश्न आपका आ चुका है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या? भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागर मतलब क्या होता है? ये पृथ्वी है अपनी, इसके मध्य में एक सागर है, उसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, यहीं पर आपका मिलेगा वो। तो उस सागर के एरिया में जो कृषि होती है उसी को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एक विशिष्ट प्रकार की कृषि पद्धति होती है ये, जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों, जैसे कि भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि इटली का इलाका हो गया, फ्रांस हो गया, कैलिफोर्निया की घाटी या कैलिफोर्निया का इलाका हो गया, इन सभी में एक प्रकार से इसी को भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर भी आपको वहीं पर मिलता है और उसके आसपास के इलाकों में बेसिकली ऐसी कृषि की जाती है। इसकी मुख्य विशेषता इस कृषि की यह है कि खट्टे फलों और रसदार फलों का उत्पादन यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में होता है। यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, जो अंगूर और अन्य फलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अंगूर की खेती के लिए विशेष करके भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है बड़ी उपयोगी मानी जाती है। उदाहरण के रूप में अंगूर यानी जिसको दाख कहते हैं, जैतून, अंजीर और संतरे की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर करी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि में। छठा प्रश्न है, डागर बैंक किससे संबंधित? डागर बैंक, जहां पर भी इकोनॉमिक जियोग्राफी की भाषा में बैंक की बात है, बैंक, तो बैंक मतलब मछलियों के पालने का स्थान को बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो डॉगर बैंक की अगर बात की जाए बेटा, तो उत्तरी समुद्र खास करके नॉर्थ सी में स्थित है, एक उथला समुद्री क्षेत्र है। उथला मतलब कि जहां पर पानी एकदम साफ है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहां पर मिलती है, क्योंकि मछलियां जहां पर रहती हैं, जहां पर उनके खाने के लिए एक जीव होता है प्लैंकटन नाम का जीव, तो प्लैंकटन नाम का जीव जहां पर पाया जाता है वहीं पर मछलियां आती हैं। और प्लैंकटन नाम का जीव पाया कहां पर जाएगा बेटा? वो मिलेगा आपको जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन नाम के जीव के उत्पादन के लिए एक बढ़िया जो है जलवायु क्रिएट होती है, एक बढ़िया उनके लिए अनुकूल वातावरण क्रिएट हो जाता है, जहां पर वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को जीवित बचा सकते हैं। तो प्लैंकटन वहां पर खूब पाए जाते हैं, उन्हीं प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां वहां पर रहती हैं। तो मछली का इलाका जो है वो होता है जहां पर उथला सागर हो, एकदम साफ सुथरा हो। ठीक है, तो वहीं पर तो ऐसे डागर बैंक का एरिया है, जो मुख्य रूप से मत्स्य पालन यानी फिशिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है डागर बैंक। यह यूरोप के तट के पास स्थित है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन से प्लैंकटन यानी मछलियों का भोजन, एक जीव प्लैंकटन छोटे छोटे जीव होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यहाँ मछलियां भारी संख्या में एकत्र हो जाती हैं और इसीलिए मछलियों का इलाका हो जाता है, इसको बैंक कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ से व्यावसायिक स्तर पर कॉड और हेरिंग जैसी मछलियों का शिकार किया जाता है डॉगर बैंक से। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, आइसोडा पेन क्या है? आइसोडा पेन किससे प्रयोग किया, मतलब किसने प्रयोग किया था? आइसोडा पेन की अगर बात की जाए, आइसोडा पेन ये शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत दिया था 1909 में, यानी 1909 में औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था कि उद्योग कहां पर स्थापित किए जा सकते हैं, उसको लेकर के क्या सिद्धांत है, यानी उद्योग, कोई भी उद्योग किस स्थान पर, किसी स्थान पर, क्यों इसी स्थान पर कोई उद्योग बन रहा है। ठीक है, उसके पीछे के लॉजिक को समझाया इस सिद्धांत के माध्यम से अल्फ्रेड वेबर ने, और उसी दौरान आइसोडा पेन नाम का शब्द का प्रयोग किया। यह वह काल्पनिक रेखा होती है आइसोडा पेन जो समान कुल परिवहन लागत यानी कच्चे माल और तैयार माल दोनों की ढुलाई का खर्च दोनों को, ठीक है, परिवहन लागत, कच्चा माल और तैयार माल दोनों की जो ढुलाई का खर्चा सब मिला करके उन वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है, जोड़ती है। सरल भाषा में इसी चीज को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको और लिख सकते हो, यह रेखा उद्योगों के लिए ऐसी जगह चुनने में मदद करती है जहां से सामान लाना और भेजना सबसे सस्ता पड़ता हो। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी जगह का चुनाव करना होता है, इसका मतलब जहां से व्यापार करना बड़ा आसान हो, बहुत प्रॉफिट मंद हो। ठीक है, इसी रेखा को बोलते हैं आइसोडा पेन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से डेट्राइट क्या है? डेट्राइट क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, अमेरिका यानी यूएसए में स्थित डेट्राइट शहर है, एक पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, यानी मोटर कार इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल
के लिए फेमस है। यहाँ पर मोटर कार बहुत ज्यादा बनता है। कहाँ पर? डिट्रॉइट शहर में, अमेरिका में है। इसे विश्व की ऑटो राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दुनिया की बड़ी कार कंपनियां जैसे कि फोर्ड कंपनी हो गया, जनरल मोटर्स या ऐसे तमाम प्रकार की कंपनियां आपको दिखाई पड़ेंगी। उसके मुख्यालय और कारखाने जो है यहाँ पर आपको स्थित दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही आपको आगे देखेंगे, उदाहरण के तौर पर जैसे भारत ने पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो डेट्रॉइट शहर चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में फेमस है, इसीलिए दुनिया के हर एक देशों के शहरों में जहां पर ऐसे काम होते हैं उनको डेट्रॉइट के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड का, तो उससे भी तुलना, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। तो ऐसे ही चीजें होती है। ठीक है, तो डेट्रॉइट, भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर को कहते हैं। यानी जो काम अमेरिका में डेट्रॉइट शहर में होता है वही काम भारत में पीतमपुर में होता है। ठीक है, वैसे ही मूल डेट्रॉइट अपनी कार निर्माण तकनीक के लिए फेमस है पीतमपुर। ठीक है, इसीलिए तो ये होता जो है आपका डेट्रॉइट शहर। WTO क्या है? W माने वर्ल्ड, T माने ट्रेड, O माने ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO विश्व व्यापार संगठन इसको कहा जाता है। WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका पहले नाम कुछ और था, गैट नाम से पहले प्रसिद्ध था, लेकिन फिर इसको WTO में चेंज किया गया 1995 में। इसका मुख्य कार्य था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को बनाना, यानी जो भी नियम कायदे होंगे इंटरनेशनल जो है व्यापार में, ठीक है, उसको बनाया जाएगा, किस नियम के तहत व्यापार होगा, और देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना है। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर देखें, यदि दो देशों के बीच आयात निर्यात शुल्क को लेकर के विवाद होता है तो WTO जो होता है एक जज की तरह उसे हल करता है कि विवाद मतलब कि कैसे सॉल्व किया जाएगा और व्यापार कैसे किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड का, ठीक है, बड़ा फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है गुजरात को। गुजरात शहर, जो काम इंग्लैंड का मैनचेस्टर करता है वही काम भारत में गुजरात करता है। गुजरात राज्य का एक इलाका अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में और एक उच्च क्वालिटी का होता है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसका बहुत अधिक विकास जो है आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर अहमदाबाद में। ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में हुआ था, ऐसे ही भारत के अहमदाबाद सिटी में है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, क्योंकि कानपुर भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस है दुनिया में। विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर से मैंने पढ़ाई भी करी है। तो ये थे अति लघु उत्तरीय के 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी संख्या आपकी होती है 7 से 8। इनके आपको करने तो 4 से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और 200 से 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और शब्दावली में समझाने का प्रयास करूंगा। सेक्शन बी, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में बताएं। आइए चर्चा करते हैं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट और विस्तृत एक बड़ी शाखा है। इसका मुख्य सरोकार इस बात से है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने आप को जो है पैसा कमाने के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं या कौन सी आर्थिक गतिविधि करता है और उन पर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे जलवायु का, चाहे मौसम का, या फिर जो है सिस्टम, मतलब क्या ही प्रभाव पड़ता है उसका, मिट्टी का, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। इस चीज का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अध्ययन क्षेत्र के मुख्य बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम चीजों को समझ पाएंगे, उसको समझते हैं। पहली बात है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया था। पहला पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन क्या था, तो ये पहला पॉइंट हो गया जो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपलब्ध जैसे प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जल हो गया, मिट्टी यानी मृदा हो गई, खनिज लवण हो गए, वन हो गया आपका, ऊर्जा के संसाधन बहुत सारे हो गए, उनके वितरण और उनका दोहन, यानी वो कहां कहां पर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, और कहां कहां मतलब कैसे कैसे तरीके से उनका दोहन करना है,
इन सभी का अध्ययन क्या किया जाता है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो पहला विषय क्षेत्र। दूसरा विषय क्षेत्र है मानवीय संसाधनों का अध्ययन, तो ये था प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, मानवीय संसाधनों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। किसी क्षेत्र की जनसंख्या, उसकी कार्यक्षमता और तकनीक का अध्ययन, क्योंकि मानव ही संसाधनों का उपयोग करने वाला मुख्य कारक होता है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, उसकी कार्यक्षमता कितनी है, वो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है मनुष्य, इन सभी का अध्ययन भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा विषय क्षेत्र ये है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। इन सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रकार का भी अध्ययन करता है, क्योंकि मनुष्य कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और अपनी आजीविका रखने के लिए। इसमें प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाओं में जैसे कृषि करना हो गया, खनन करना हो गया, खनिज पदार्थ निकालना हो गया, या फिर पशुपालन करना हो गया, जंगल से लकड़ी काटना हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। द्वितीय क्रियाओं की अगर बात की तो उद्योग, पूरा का पूरा इंडस्ट्री इलाका और निर्माण प्रक्रिया, ये सब आपकी सेकंड में आती है, सेकेंडरी क्रिया होती है। और तृतीय क्रियाओं में आपका व्यापार आता है, परिवहन आता है। और चतुर्थक क्रियाओं में क्या आता है बेटा सॉरी, चतुर्थक क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। चतुर्थक क्रियाओं में क्या आता है, जैसे जो है आपका जैसे रिसर्च वगैरह होगा किसी मुद्दे पर बढ़िया तरीके से, ठीक है, या आपका हाँ रिसर्च वगैरह। चौथा विषय क्षेत्र में आता है क्षेत्रीय भिन्नता। देखिए दुनिया के अलग अलग कोनों में आर्थिक विकास असमान क्यों है, इसका भी अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है कि अलग अलग जगहों पर से पंजाब में गेहूं ज्यादा क्यों होता है और वहीं पर पश्चिम बंगाल में गेहूं के उत्पादन कम क्यों होता है, दक्षिण भारत में गेहूं कम उत्पादन क्यों होता है, इस चीज का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल हमको बताता है। जैसे कहीं चावल की खेती अधिक है तो कहीं खनिज तेल का उत्पादन अधिक है। इन भिन्नताओं के कारणों की खोज करना आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र रहा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो एक जबरदस्त तरीके से आपने चीजों को समझा है, ठीक है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। आज इसमें भूमंडलीकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आधुनिक विषयों को भी शामिल कर लिया गया है, किसमें, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। तो एक बढ़िया तरीके से आपने चीजों को समझा और जाना कि आखिरकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रिसोर्स, संसाधन किसे कहा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे संसाधन का अर्थ। सबसे पहले देखेंगे सामान्य शब्दों में पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता नीड्स की पूर्ति करती है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जिन्हें उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं। जो ऐसे संसाधन, ऐसे जो वस्तुएं जो कि मनुष्य के इच्छाओं की पूर्ति करती, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं और जिन चीजों का उपयोग करने के लिए मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी भी है, ऐसी चीजों को हम संसाधन कहते हैं। प्रोफेसर जिम्मरमैन की एक जबरदस्त परिभाषा है। भाई साहब कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये इनका कोटेशन ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में हमेशा पूछा गया है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये बात किसने कही है, तो ये बात जिम्मरमैन साहब ने कही है। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि कोई वस्तु तब तक संसाधन नहीं होती है जब तक कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको मनुष्य के उपयोग या मतलब उपयोग के लिए बना नहीं पाता है, ठीक है। अपनी बुद्धि और तकनीक से उसे अपने काम के योग्य ना बना पाए तब तक उसको हम संसाधन नहीं कहते। जैसे कि सोना पड़ा हुआ है कोयले में दबा हुआ या कहीं पर पड़ा हुआ है, उसका उपयोग तब तक नहीं जब तक उसको गला करके बढ़िया तरीके से उसको एक सांचे में ढाला नहीं जाएगा, तब तक उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें जो कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने टेक्नोलॉजी के दम पर वो अपने उपयोग के योग्य बनाता है, ऐसी चीजों को हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर अगर देखेंगे तो संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है उत्पत्ति के आधार पर। पहला जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, जैसे कि जंगल हो गया, वन, पशु, मानव, ये सब जैव संसाधन है जिसमें जीवन होता है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे संसाधन है अजैव संसाधन या अजैविक संसाधन, जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, जैसे चट्टाने, धातुएं, मृदा, ये सब चीजें जो होती हैं, ये एक प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन पशु, मनुष्य, वन, ये सब होता है। अजैव संसाधन चट्टाने, धातुएं, ये सब होती है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का देखिए
समाप्यता के आधार पर अगर देखेंगे संसाधन तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको आप परिवर्तित करके रख सकते हैं, सौर ऊर्जा वगैरह को, इसलिए कभी खत्म नहीं होते, इसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यह नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको आप दोबारा एक बार अगर प्रयोग कर लिए तो उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं, उनको दोबारा से आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन आपके दो प्रकार के स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये चार प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत जिस पर पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, सामुदायिक जिस पर सभी का अधिकार होता है, राष्ट्रीय जिस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नदी का बहता हुआ पानी केवल जल है, लेकिन जब मनुष्य अपनी बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है उससे, तो वह एक ऊर्जा संसाधन बन जाता है। संसाधनों का संरक्षण आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसी संसाधनों की जो बचाव करना है, संसाधनों का उचित दोहन करना है, इसी को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न, कोणधारी वनों के वितरण तथा आर्थिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। बताएं, कोणधारी वन का कहां कहां पाए जाते हैं, वितरण कहां है, और उसका इकोनॉमिक उपयोग क्या है, यानी कि आर्थिक उपयोग क्या, इससे क्या फायदा होता है, प्रश्न ये पूछा गया है। देखिए बाबू, कोणधारी वन, कोणधारी वन को टैगा वन भी कहा जाता है। ये वन मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, खास करके उच्च अक्षांश मतलब जैसे ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध कौन सा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका। उत्तरी गोलार्ध का जो 50 से ऊपर का इलाका, 50 से 70 का इलाका, ये वाला इलाका, यहां पर बेसिकली ये जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया में इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं, आकार एकदम से शंकु टाइप का होता है। पत्तियां कैसी होती हैं, इस तरीके से, ये पत्तियां होती है नुकीली होती हैं, जो इनका जो आगे वाला पार्ट होता है एकदम नुकीला होता है। ठीक है, पत्ती कुछ इस तरीके से होती है, क्लियर, क्वाइन शेप में होती है, कोन शेप में। ठीक है, ताकि बर्फ उन पर टिक ना सके, बर्फ एकदम से उसमें झड़ जाता है नीचे से। ठीक है, वितरण की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की, कहां कहां पाया जाता है टैगा वन, यह वन पेटी मुख्य रूप से कनाडा के देश में, अलास्का वाले इलाके में, उत्तरी यूरोप में खास करके स्कैंडिनेवियाई इलाका जो है वहां पर, और रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस इलाके में, और दक्षिणी चिली में पाया जाता है। भारत में ये वन हिमालय की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं टैगा वन। ठीक है, जहां पर बर्फबारी खूब होती है, ऐसे इलाकों में खास करके मिलेंगे जहां पर ठंडी का इलाका होता है। आर्थिक उपयोग इसका, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन क्या है इसका, इसको समझते हैं टैगा वन का। देखिए, मुलायम लकड़ी या कोणधारी वन जिसको आप कह सकते हैं, टैगा वन कहते हैं, तो ये इसकी लकड़ी बड़ी मुलायम होती है, तो मुलायम लकड़ी का स्रोत। कोणधारी वनों के वृक्ष जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, फर हो गया। चीड़ का पेड़ अगर आप ना देखे हो तो आपको मैं बताता हूं, आप अगर वैष्णो देवी जाते होंगे तो वैष्णो देवी में जो पेड़ किनारे किनारे पड़ता, आपको दिखाई पड़ता होगा पर्वतों पर, वो सब चीड़ के वृक्ष हैं। उसको आप सूंघेंगे तो बढ़िया एकदम से धातु के जैसा आपको लगेगा, धूप का पेड़ है वो, तो धूप ही का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़, धूप वहीं से बनती है, उसी के पेड़ से। देवदार, स्प्रूस, फर, ये सब होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर कम मिलेंगे, लेकिन चीड़ का पेड़ आपको मिल जाएगा। बहुत मुलायम लकड़ी प्रदान करते हैं, जिससे काटना और परिवहन करना बड़ा आसान होता है। कागज उद्योग के लिए भी जरूरी है। इन वनों की लुगदी का उपयोग अखबारी कागज और पैकिंग के डिब्बे बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक उपयोग भी इसका बड़ा है। लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, माचिस की तीली बनाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा फटता नहीं है तो उसको बहुत छोटा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो माचिस की तीली बनाने में, लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में, रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। रोजगार, इन क्षेत्रों में लंबरिंग यानी लकड़ी काटना एक सबसे बड़ा आर्थिक क्रिया माना जाता है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार जो है लकड़ी काटने पर टिका हुआ है। विशेष रूप से दुनिया की कुल व्यावसायिक लकड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो होता है टैगा वनों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आर्थिक दृष्टि से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वन माने जाते हैं टैगा वन।
पांचवा क्वेश्चन से दोस्तों, डेयरी उद्योग क्या है, इसके लिए आवश्यक दशाएं लिखिए। डेयरी उद्योग, डेयरी वाला जो दूध का उपयोग होता है तो उसका इसके लिए क्या आवश्यक दशाएं होती है, कहां पर दूध उद्योग होता है, ये डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग कृषि की वह विशिष्ट शाखा है जिसमें दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, घी के उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह एक उच्च पूंजी प्रधान और तकनीकी उद्योग होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। डेयरी उद्योग के लिए आवश्यक भौगोलिक और आर्थिक दशाओं की अगर बात की, हेडिंग डाल लेंगे, लिखेंगे पहली दशा उन्नत नस्ल के पशु। डेयरी उद्योग के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात उन्नत नस्ल के पशु हो जो दूध खूब अच्छी मात्रा में देते हो, जिनमें फैट अच्छा हो। अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लों का होना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात यह कि जलवायु, जलवायु ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है, बहुत जरूरी बात। जलवायु अच्छी हो, ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु, ज्यादा गर्म वाली जलवायु नहीं अच्छी होती है। तीसरी बात, चारागाह की उपलब्धता हो, पशुओं के पौष्टिक हरे चारे और स्वच्छ जल की निरंतर आपूर्ति जरूरी होती है, यानी कि बढ़िया चारा मिले और पानी मिले। चौथी बात, परिवहन और शीतलन, यानी कि कोल्ड स्टोरेज। दूध एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, इसीलिए इसे बाजारों तक पहुंचाने के लिए तेज परिवहन और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होना बहुत जरूरी, ताकि इसको बढ़िया से बनाए रख सके, ताकि फट जाता है दूध बहुत जल्दी। पांचवी चीज है बाजार की निकटता। डेयरी उद्योग बाजार के आसपास ही खुलना चाहिए ताकि बाजार में आप जो है डेयरी उत्पादों को बेच सके। यह उद्योग प्राय बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों के पास विकसित होता है ताकि मांग की तुरंत पूर्ति हो सके और अच्छे तरीके से चीजें हो सके। उदाहरण के रूप में डेनमार्क, नीदरलैंड, भारत, जो भारत में अमूल आप देखते जानते हैं डेयरी उद्योग के लिए वैश्विक क्षेत्रीय उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि उपयोग की विचारधारा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यूज का वर्णन कीजिए। भूमि उपयोग की क्या विचारधारा है, सबको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भूमि उपयोग की संकल्पना की अगर बात करें तो भूमि उपयोग का अर्थ है कि मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध भूमि का किस प्रकार प्रबंधन और उपयोग करता है। यह केवल मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आर्थिक उद्देश्यों और तकनीकी विकास पर डिपेंड करता है कि कहां पर कितना अधिक भूमि का उपयोग होगा। ठीक है, तो भूमि उपयोग की विचारधारा इस पर भी डिपेंड करेगी कि तकनीक कहां पर है। मुख्य विचारधाराओं की अगर बात की तो पहली चीज आर्थिक लाभ। भूमि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाता है जिससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो, जैसे कि कृषि योग्य भूमि पर शहर बसने से उद्योग लगना। कृषि योग्य भूमि पर क्या होता है, अगर शहर बचे तो इससे उद्योग बढ़ता है। ठीक है, वर्गीकरण, भूमि को समानता कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि, बंजर भूमि, आवासीय भूमि में बांट लिया जाता है, ताकि जो है अलग अलग भूमि जो जिसके लिए अच्छी हो उस पर वही चीज की जाए। अपरिवर्तनशीलता की अगर बात की जाए, समय के साथ भूमि का उपयोग का स्वरूप बदलता रहता है। उदाहरण के लिए तकनीक बढ़ने पर बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाकर के कृषि क्षेत्र में बदला जा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और महत्व की अगर बात की जाए इसकी, तो भूमि उपयोग का उचित नियोजन यानी प्लानिंग पर्यावरण संतुलन और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। किसी भूमि का उपयोग कैसे करना है, किस भूमि का उपयोग किस तरीके से करें जिससे उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भूमि उपयोग की विचारधारा में। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका विश्व के मत्स्य क्षेत्रों यानी फिशिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड का वर्णन कीजिए। विश्व के मछली पालन वाले जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे समुद्री मछलियों का उत्पादन दुनिया के उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मछलियों का मुख्य भोजन प्लैंकटन जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए वहीं पर मछलियां होती हैं। अब हम जानते हैं कि मछलियां के उत्पादन के लिए कहां कहां पर अच्छे क्षेत्र हैं और कौन से वो 3-4 क्षेत्र हैं जहां पर मछलियां खूब ज्यादा मिलती हैं। विश्व के 4 प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, पहला है उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मछलियां खूब मिलती हैं। यह जापान के पास का क्षेत्र है जहां क्यूरोसियो यानी गर्म जलधारा है और ओयासियो ये ठंडी जलधारा है। दोनों आकर के मिलती है कहां पर, जापान के पास। क्यूरोसियो गर्म जलधारा, ओयासियो ठंडी जलधारा, दोनों मिलती हैं तो प्लैंकटन के रहने का स्थान यहां पर डिसाइड हो जाता है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र ये बन जाता है उत्तर पश्चिमी प्रशांत जो क्षेत्र है जापान के इलाका। दूसरा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र, यहां पर भी खूब मछली होती है। इसमें न्यू फाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक जो है क्षेत्र बड़ा फेमस है
और वहां पर मछलियां खूब होती है। तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र था, और न्यू फाउंडलैंड का इलाका ये है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो डागर बैंक है बड़ा फेमस है। बैंक वह जगह होता है जहां पर मछली पालन खूब होता है, जैसे ग्रैंड बैंक, डागर बैंक, ये सब, ठीक है। चौथा उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, अलास्का का जो कैलिफोर्निया, अलास्का से कैलिफोर्निया तक का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी मछली उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं। उदाहरण के रूप में डागर बैंक और ग्रैंड बैंक मत्स्य उद्योग के वैश्विक केंद्र जहां पर मछली मतलब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां पर मछली उत्पादन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, बताएंगे। लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसे किसी भी देश के औद्योगिक विकास की धुरी या आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी मशीनें और उद्योग इसी पर निर्भर करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए विकास के लिए, आइए समझते हैं। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। भारी मात्रा में लौह अयस्क यानी आयरन और जैसे कोकिंग कोयला और चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। जहां पर लौह इस्पात उद्योग होता है वहां पर कोकिंग कोयला और चूना पत्थर की उपलब्धता होनी जरूरी है। दूसरी बात ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत की अगर बात की जाए तो भट्टियों को चलाने के लिए कोयले या जल विद्युत यानी कि जो बिजली होती है उसका जो जल से प्राप्त होती है, ऐसी बिजली का प्रचुर मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। जल की आपूर्ति भी जरूरी है। इस्पात को ठंडा करने और अन्य प्रक्रियाओं के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग अक्सर नदियों के या झीलों के किनारे ही स्थित आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी बात आप देखें सस्ता श्रम और परिवहन। भारी माल ढोने के लिए विकसित रेल और सड़क मार्ग की आवश्यकता जो है वो आपको होनी चाहिए, ताकि जो है श्रम सस्ता हो, ताकि लेबर अच्छे मिल जाएं, और साथ ही साथ में विकास मतलब सड़क की मार्ग सड़क अच्छे हो ताकि वहां से व्यापार अच्छे तरीके से किया जा सके, ठीक है। उदाहरण के रूप में समझे, भारत में जमशेदपुर जिसको टिस्को कंपनी और रूस में मैग्नीटो गोर्स इसके प्रमुख उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी, इसको समझते हैं। ये अति लघु ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कहाँ कहाँ है, देखिए। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दुनिया का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर फैला हुआ कृषि आधारित उद्योग है। कॉटन, कपास की खेती की जाती काली मिट्टी के इलाकों में, और फिर उससे कॉटन वस्त्र बनाया जाता है, सूती वस्त्र। इसके लिए कई परिस्थितियां इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात है कच्चा माल मिलना। लंबी और मजबूत रेशे वाली कपास की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए जिस इलाके में ये हो। दूसरी बात नम जलवायु, सूत काटते समय धागा बार बार न टूटे, इसके लिए आर्द्र या नम जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नमी रहे थोड़ा धागों में। यही कारण है कि यह उद्योग तटीय क्षेत्रों में आपको अधिक मात्रा में विकसित होते हुए दिखेंगे जहां पर थोड़ा सा नमी रहती है वायु में। तीसरी बात है स्वच्छ जल। कपड़ों की धुलाई और रंगाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। जब वो होगा तब ये उद्योग सूती वस्त्र उद्योग अच्छा मात्रा में वहां पर चलेगा। चौथी बात है बाजार और परिवहन। तैयार माल को खपाने के लिए बड़े बाजार और बंदरगाहों तक पहुंच बहुत जरूरी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में भारत का अहमदाबाद और मुंबई इस उद्योग के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसके सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, बहुत ही लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अब हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न 10वां, आर्थिक भूगोल के अर्थ और विषय क्षेत्र को समझाइए। विषय क्षेत्र भी समझ चुके हैं आप अति लघु उत्तरीय में, सॉरी अर्थ समझ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, और विषय क्षेत्र को आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं तीव्र गति से थोड़ा सा। आर्थिक भूगोल क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसका अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं के वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सरल शब्दों में अगर इसी चीज को हम कहें तो मनुष्य जीवित रहने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियां करता है, जैसे खेती करना हो गया,
व्यापार करना हो गया, कोई उद्योग करना हो गया, ये सब अपने जीवन जीने के लिए करता है व्यक्ति। वे कहाँ पर उद्योग हो रहा है, कहाँ पर खेती हो रही है और क्यों खेती की जा रही है या क्यों उद्योग है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल, यही करता है। ठीक है, यानी जीवित रहने के लिए जो आर्थिक गतिविधियां मनुष्य करता है वे कहां और क्यों की जा रही हैं आर्थिक गतिविधियां, इसी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल। ये चीजें ध्यान रखें। ये रहा इसका अर्थ और परिभाषा। फिर डालेंगे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, अत्यंत व्यापक है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करके। इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, खनिज, वन और ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है दोस्तों कि ये संसाधन कहां पर उपलब्ध हैं और क्यों उपलब्ध हैं, कहां पर कितने उपलब्ध हैं, इन सभी का भी अध्ययन कर लेते हैं। इनका उपयोग कैसे हो रहा है ये भी हम अध्ययन कर लेते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। दूसरे क्षेत्र, मानवीय आर्थिक क्रियाएं। इसमें मनुष्य की प्राथमिक, खास करके कृषि वाला इलाका, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, जंगल से लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक क्रियाएं, ये सब शामिल। द्वितीयक क्रियाएं, निर्माण का पूरा इलाका, उद्योग का। तृतीयक, सेवा क्षेत्र। चतुर्थक क्रियाओं, खास करके आपका रिसर्च वगैरह से रिलेटेड है, उसको विस्तार से अध्ययन किया जाता है, तो ये भी चीज है, यानी सभी के प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तीसरा आपका है आर्थिक विकास की क्षेत्रीय भिन्नता। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकास का स्तर अलग अलग होता है। आर्थिक भूगोल उन कारणों की व्याख्या करता है जिनकी वजह से कोई क्षेत्र विकसित है तो क्यों विकसित है, और कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो क्यों पिछड़ा हुआ है। इस बात का अध्ययन जो होता है इसके अंतर्गत किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कोई क्षेत्र विकसित है तो क्यों विकसित है, इसके पीछे क्या रीजन है, और कोई क्षेत्र कम विकसित है, अल्प विकसित है, या विकासशील की कैटेगरी में है तो आखिरकार क्यों है, इसके पीछे का फैक्टर, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको जानना आर्थिक भूगोल का एक उद्देश्य भी रहता है। चौथा, व्यापार और परिवहन। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का आदान प्रदान और उन्हें पहुंचाने वाले मार्गों, खास करके सड़क मार्ग से हो रहा तो सड़क मार्ग कौन कौन से व्यापारिक मार्ग है, जल मार्ग होगा तो कौन कौन से जल मार्ग है, वायु मार्ग के रास्ते से तो वायु मार्ग कौन कौन से, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। निष्कर्षतया आर्थिक भूगोल वर्तमान समय में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब होता है कि ऐसा विकास जिससे मतलब की जो संसाधन है उनका दोहन तो किया जाए, लेकिन विवेक सम्मत दोहन किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रह सके। ठीक है, संसाधनों का विवेक सम्मत दोहन ही सतत विकास कहलाता है। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, सभी पूरा भूमंडल है, पूरा पृथ्वी है, उसके सभी देश व्यापार कर सके, कहां कहां क्या पाया जाता है वो सब चीजें इसमें शामिल हो जाती है। सतत विकास और भूमंडलीकरण जैसे नए आयामों को अपने आप में समेटे हुए है, जो इसे और भी प्रासंगिक बनाता है और भी इसको पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को मजबूर करता है। ये सभी चीजों को अपने आप में समेटे हुई है। ये रहा इसका विषय क्षेत्र और इसका अर्थ। 11वां क्वेश्चन आपका आ चुका है दीर्घ उत्तरीय का। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा है पूरे पेपर का 11वां 12वां क्वेश्चन। वान थ्यूनेन की कृषि अवस्थापना सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति का सिद्धांत है, वो क्या है उसके बारे में। देखिए, सिद्धांत का परिचय अगर देखेंगे, जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं जोहान हेनरिक वान थ्यूनेन, पूरा नाम है इनका। 1826 में अपना कृषि अवस्थापना सिद्धांत दिया, एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी, यानी एग्रीकल्चर कहां पर होती है और कहां पर कौन कौन सी एग्रीकल्चर फेमस है वो प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि नगर के चारों ओर कृषि का स्वरूप किस प्रकार से है, यानी एक शहर है, शहर के निकट कौन से उद्योग होंगे, मतलब कौन सी खेती होगी, उसके बाहर कौन सी खेती, उसके दूर कौन सी खेती, उससे दूर कौन सी खेती, इस तरीके से ये नगर है और इसके चारों तरफ कौन कौन सी खेती कितनी कितनी दूरी पर होती है, इस चीज को बताया वान थ्यूनेन ने। ठीक है, प्रमुख मान्यताएं। पहली बात, एक विलगित प्रदेश, आइसोलेटेड स्टेट है, जहां केवल एक ही नगर है जो बाजार का केंद्र है। अब नगर के चारों ओर की भूमि उपजाऊ और समान होती है, वहां पर एक समान कृषि होती है और उपजाऊ होती है। फिर इसके बाद में आता है किसान अपने उत्पाद को स्वयं बाजार में ले जाता है और परिवहन लागत दूरी के अनुसार बढ़ती है, जितने दूर होगा शहर से जो है इलाका उतना ही जो है रेट बढ़ता जाएगा। कृषि की 6 पेटियां हैं, द 6 बेल्ट्स,
वान थ्यूनेन ने नगर के चारों ओर 6 संकेंद्रीय पेटियों की कल्पना की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रथम पेटी सब्जी और दूध की है, नगर के सबसे पास, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है, दूध और सब्जी का चीज है, इसलिए नगर के एकदम से शहर के जस्ट किनारे मंडी लगती है, उसके नगर के किनारे ही सब्जी की खेती, दूध की चीजें होती है। फिर दूसरे इलाके में द्वितीय पेटी में ईंधन की लकड़ी, उस समय लकड़ी भारी थी और परिवहन खर्च बचाने के लिए इसे पास में उगाया जाता, ताकि जो है परिवहन खर्चा ज्यादा लगे, इसलिए नगर के पास ही लकड़ी की खेती की जाए। तृतीयक में, चतुर्थक में और पंचम पेटी में आप देखते हैं इसमें अनाज की खेती गहनता के अनुसार फसलों का चक्र चलता रहता था। इस तरीके से जैसे दूर जाएंगे इलाका खाली होता जाएगा, चरवाह और इलाका बनता चला जाएगा। छठी पेटी की बात करें तो पशुपालन, नगर से सबसे दूर, क्योंकि पशुओं को बाजार तक चला करके ले जाया जा सकता है, जिससे परिवहन का खर्चा कम आता था, इसलिए पशुपालन सबसे नगर के सबसे दूरी वाले इलाके में पशुपालन होता था। निष्कर्षता अगर कहें तो यद्यपि आज परिवहन के साधन बदल गए हैं, फिर भी वान थ्यूनेन का सिद्धांत यह समझने का एक आधार प्रदान करता है कि बाजार की दूरी खेती के प्रकार को कैसे प्रभावित करती है। बाजार के आसपास के इलाके खेतों में क्या बोया जाएगा, उसके दूर के खेतों में क्या बोया जाएगा, ये सब आज वान थ्यूनेन की कृषि के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वेबर की अगर बात की तो सबसे पहले वेबर के सिद्धांत का परिचय समझते हैं। अल्फ्रेड वेबर पूरा नाम है। 1909 में औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत, यानी उद्योग कहां पर स्थापित होते हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर होते हैं, क्या लॉजिक होता है कि कोई भी उद्योग किस स्थान पर मतलब स्थापित हो तो क्यों स्थापित हुआ है। ठीक है, ये चीज के लिए उनका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि किसी उद्योग को कहां स्थापित किया जाए ताकि न्यूनतम परिवहन लागत लगे, मिनिमम ट्रांसपोर्ट कास्ट आए। कोई उद्योग कहां पर स्थापित किया ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आए, सस्ता श्रम भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। ठीक है, संचार का साधन मार्ग मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। प्रमुख कारक, वेबर ने उद्योगों की स्थापना के लिए 3 मुख्य कारकों पर जोर दिया है। पहला है परिवहन लागत, जहां कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने का कुल खर्चा सबसे कम हो, उस इलाके में उद्योग स्थापित किया जाए जहां पर कच्चा माल भी मिल जाए और आसपास के इलाकों में उसको बेचा भी जा सके, परिवहन लागत कम आए। दूसरी बात, श्रम लागत, यदि किसी जगह श्रम बहुत सस्ता है तो उद्योग वहां जा सकता है, जैसे कि भारत के इलाके में श्रम बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, तो वहां पर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात है आपका सम्मोहन, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, एग्लोमरेशन, यानी जहां कई उद्योग एक साथ होने से बैंकिंग और बीमा सुविधाएं सस्ती मिले, यानी कि जहां पर से कोई एक उद्योग स्थापित है तो या एक उद्योग से जुड़ा हुआ कोई दूसरा उद्योग है तो वो चीजें भी होनी चाहिए, यानी कि एक साथ कई उद्योग जहां पर है तो वहां पर एक उद्योग चूंकि पहले चल रहा तो वहां पर बहुत सारी सुविधाएं ऑटोमेटिक होंगी, संचार की सुविधा, मार्ग की व्यवस्था, सस्ते श्रमिक सब मिल जाएंगे। कच्चे माल का प्रभाव भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरबर्त सुलभ, जैसे मिट्टी या पानी जो हर जगह मिलते हैं, इनका उद्योग कहीं पर भी लग सकता है, मिट्टी और पानी का। दूसरी, शुद्ध कच्चा माल, जिसका वजन निर्माण के बाद नहीं घटता, जैसे कपास। ये तीसरा होता है भार ह्रास वाले माल, जिनका वजन निर्माण के बाद घट जाता है, जैसे गन्ना, लोहा। ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास ही लगाए जाते हैं। ठीक है, मिल के पास ही तमाम सारी खेती मिल तक पहुंचा दो, ये सिस्टम चलता रहता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वेबर का सिद्धांत उद्योगों की सही स्थिति चुनने के लिए आज भी भूगोल और अर्थशास्त्र में मील का पत्थर, माइलस्टोन माना जाता है, एक जबरदस्त और प्रासंगिक सिद्धांत माना जाता है अल्फ्रेड वेबर का जो है औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, परिवहन के प्रकार और महत्व पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, परिवहन का अर्थ की अगर बात की है, हेडिंग डालेंगे परिवहन का अर्थ। परिवहन वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसे किसी भी देश की जीवन रेखा माना जाता है परिवहन को। अगर परिवहन जिस देश का अच्छा है वहां पर चीजें बहुत ही सुलभ हो जाती, बहुत ही अच्छी हो जाती है। परिवहन के प्रकार की अगर बात की जाए तो स्थल परिवहन, सबसे पहले मतलब कि रोड के माध्यम से व्यापार। स्थल परिवहन बेकार होता है, उतना अच्छा नहीं माना जाता। जल परिवहन सबसे सस्ता होता है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग शामिल है। सड़क मार्ग घर घर सेवा प्रदान करते हैं, जबकि रेल मार्ग भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अच्छा माना जाता था। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कि अभी अभी फिलहाल फिर चर्चा के विषय में केंद्र में आपका होता है जो आपका ईरान का जो मार्ग था, जहां से जो है गैस वगैरह आते थे, जहां से तेल वगैरह आता था, वो मार्ग बंद हो गया है। ठीक है, तो मार्ग इसीलिए बंद हो गया क्योंकि युद्ध चल रहा है इस समय, इसीलिए। तो उस मार्ग, जलीय मार्ग से बहुत ज्यादा व्यापार होता था। ऐसे सुएज नहर हो गया, पनामा नहर हो गया, सब जलीय मार्ग जहां से खूब व्यापार होता है, परिवहन लागत सस्ता लगता है वहां पर। वायु परिवहन यह सबसे तीव्र लेकिन महंगा साधन है। यह दुर्गम क्षेत्रों और आपातकालीन स्थितियों में सर्वोत्तम मानने, कोई बहुत जरूरत की चीज है, बहुत जल्दी पहुंचाना, तो वायु मार्ग के माध्यम से हम चीजों को ले जाते हैं। चौथा, पाइपलाइन। इसका उपयोग खनिज तेल, गैस और पानी के परिवहन के लिए किया जाता है। खनिज तेल, गैस और पानी के परिवहन के लिए पाइप बिछा दी जाती है, जहां जहां भेजना होता है। ये सबसे बेटर हो, मतलब कि ये भी हो जाता है परिवहन। परिवहन का महत्व ये बेटा, आर्थिक विकास, उद्योगों को कच्चा माल और बाजार तक तैयार माल पहुंचाने में सहायक होता है। परिवहन का महत्व ये है। इसके साथ ही साथ में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये भी परिवहन का एक महत्व होता है। अच्छा, आर्थिक विकास, परिवहन जिस देश का इतना अच्छा रहेगा उसका आर्थिक विकास उतना ही अच्छा होगा। जल्दी से माल पहुंच जाएगा, जल्दी से बनेगा और जल्दी से चीजें जो है फैलाई जाएंगी, सभी जगहों पर भेजी जाएंगी। ये एक फायदा होगा, बड़ा जबरदस्त चीज होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रोजगार सृजन की अगर बात किया है तो इससे क्या होता है, रोजगार भी बढ़ता है। परिवहन क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, परिवहन क्या करता है, परिवहन का क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला फायदा ये है कि राष्ट्रीय एकता, ये देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता भी है। कौन, परिवहन। जैसे कि आपको दिल्ली जाना, बंबई जाना है, या आपको विदेश जाना है, सऊदी अरब जाना है, अमेरिका जाना है, रूस जाना, जापान, तो परिवहन के माध्यम से ही आप जाते हैं। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि विकसित परिवहन तंत्र ही किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार होता है। यानी कि अगर जिस देश का परिवहन तंत्र अच्छा है वह राष्ट्र भी अच्छा होगा। परिवहन तंत्र बेकार है तो वो राष्ट्र कुछ नहीं कर पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं, केवल जियोग्राफी का, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा यहाँ पर। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का नोट। जैसे अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, दोनों टाइप के मैं नोट दूंगा, यानी एमसीक्यूज टाइप का भी नोट्स आपके लिए पूरा अवेलेबल रहेगा, कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट, और यही काम आपके लिखित वाले या लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, जैसे आपने अभी देखा, इस टाइप का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पिछले साल का भी मैं सेंड करूंगा ताकि आप देख ले कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और उसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैंने पेपर को सॉल्व किया है। ये आपके लिए बड़ा बेटर रहता है। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। आपको व्हाट्सएप ग्रुप लाइव क्लास की लिंक वहीं पर आपको मिलेगी, वीडियो लेक्चर दिखेगा, पीडीएफ नोट, सब कुछ। लाइव क्लास वगैरह तो आपको वैसे ही यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, बहुत सारे लेक्चर्स। ठीक है, तो क्लास वगैरह यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, लेकिन ये कोर्स जो है बेसिकली पीडीएफ नोट्स के लिए लॉन्च किया गया है। पीडीएफ नोट, जैसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी बार बहुत सारे विश्वविद्यालय की होगी, लिखित भी परीक्षा होगी, तो आपको वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा, आराम से आप पीडीएफ नोट्स पढ़िए, आराम से जो पीडीएफ नोट्स रहेगा, ऐसे क्वालिटी आपने देखा ही कितना जबरदस्त मैं सेट करता हूं, तो सब आपको मिल जाएगा। एक कोर्स की व्यवस्था ये भी है, जैसे कि अगर फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ एक साथ का फीस जमा करेंगे तो आपका 50 रुपए कम हो जाएगा। 2 सेमेस्टर की फीस 150 रुपए होती, मतलब कि 200 रुपए होती है, लेकिन आपकी फीस केवल 150 रुपए रखी गई है। अगर आप इकट्ठा फीस जमा करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ का, तो मात्र 150 रुपए फीस में आपका 2 सेमेस्टर की फीस जमा हो जाएगी। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में जब आपका पेपर हो जाएगा, आप बताएं गुरुजी हमारा फोर्थ का पेपर हो गया है, हमको फिफ्थ में जोड़ दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं। आपका सिलेबस, जैसे एक आध विश्वविद्यालय का सिलेबस थोड़ा सा चेंज जो हुआ है, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेबस तो डिस्कशन अब की बार नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ी समय का बड़ा अभाव रहा है अब की बार। ठीक है, समय का अभाव है, चूंकि जो है फंक्शन है घर में अप्रैल महीने में, तो बड़ा व्यस्तता रहेगी। हालांकि फिर भी मैंने आपके लिए व्यवस्थित करने का प्रयास मैं कर रहा हूं, अभी से चीजों को आपको बता रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा के दौरान आप ये वीडियो देखें। और हाँ, मेरी पुरानी वीडियोस आप जरूर देखा करें, ये बात आप ध्यान, वहां पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो जो उस वीडियो में नंबर बताया गया होगा पुरानी वीडियोस में 91 61 93 67 वो पुराना नंबर है, वो बंद हो चुका दरअसल। ठीक है, तो उस पर एसएमएस नहीं करना है। क्लियर, इसी पर आपको एसएमएस करना, वो नंबर बंद हो चुका है। ये नंबर आपका नया नंबर है 9984 039 139। हाँ, और सभी विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारू बरेली रोहिलखंड। ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, मां बिंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया हो ही गया, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं चाहे ऑब्जेक्टिव हो आपकी, चाहे लिखित परीक्षाएं हो, सभी का नोट्स आपको मिलता रहता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी बड़ी बेटर हो जाती है। कम से कम जो है 10 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था है। ठीक है, 4-5 भी अगर आप देख लेते हैं हमारे, या फिर 2-3 भी प्रैक्टिस सेट अगर आपने देख लिया मेरा को करिकुलर वाला ऑब्जेक्टिव वाला, विथ आंसर शीट ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा उसके नीचे आंसर शीट भी रहेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक पेपर आपको अगर दिखाता हूं, चलिए मैं आपको 4th सेमेस्टर का ही पेपर दिखा दूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई गुरुजी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 4th सेमेस्टर का पेपर मुझे मिल ही नहीं रहा है एक को। जैसे अंग्रेजी का पेपर मैं 4th सेमेस्टर का दिखा दे रहा हूँ आपको, ये अंग्रेजी का पेपर है। ठीक है, अंग्रेजी का पेपर है ये। अब ये ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, वैसे कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है। ठीक है, अब ये पेपर मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब इस पेपर में जब सॉल्व किया और इसके पीछे जो है तो ये पीडीएफ बन चुकी है। अब इस पेपर के पीछे जो है आपको सबसे लास्ट वाले पन्ने में आपको इस टाइप का आंसर की मैंने आपको खुद सॉल्व करके लगा दिया है। अब ये आपको वहां पर मिल जाएगा ऐसे पीडीएफ के रूप में। इसको आप आराम से पीडीएफ अपने फोन से, चाहे आप इसको पेज में निकलवा लीजिएगा, जैसे कि 100 क्वेश्चन से 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेज होगा। चाहे आप इसको निकलवा करके आराम से पढ़ लीजिए ऐसे, चाहे अपने फोन से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे कैसे भी आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा 3 चैनल है, को करिकुलर मास्टर, बीए क्रैकर और शुक्ला स्टडी पॉइंट, इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं। और आपसे विनम्र निवेदन ये है दोस्तों कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए अप्रैल महीने की तक पूरा लास्ट तक 1 मिलियन, चूंकि आपका बहुत ही कम है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होना चाहिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट जो आपके लिए मेहनत करता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइब बहुत सपना होता है एक यूट्यूबर का, और आप लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप पहुंचाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत गुड नाइट।